Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Parihar Commerce Classes. We are discussing class 12th Business Studies second chapter Principles of Management. This is second video on this chapter, and if you want to see the first video of this chapter, so you can go to my channel and don't forget to subscribe the channel. तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक्स को। पहला है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक को, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मीन्स क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ की क्वालिटी या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं वही नेचर है। प्रिंसिपल बोलें चाहे हम गाइडलाइंस बोलें चाहे हम रूल्स बोलें, ये सब एक ही चीज़ें हैं। तो अगर प्रिंसिपल्स आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इसको गाइडलाइंस समझ सकते हैं, गाइडलाइंस भी डिफ़िकल्ट लगता है तो रूल समझ सकते हैं। कुछ कंडीशंस में जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये लगते हैं और फिक्स होते हैं कि उस कंडीशन में इन चीज़ों को अगर किया जाएगा तो जो सिचुएशन है वो टैकल की जा सकती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कोरोना वायरस के प्रिवेंशंस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, हैंड वॉश या सैनिटाइजेशन। तो ये एक सिचुएशन थी और उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ये गाइडलाइंस बनाई गई थी। प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। मतलब इन प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए या इन रूल्स को बनाने के लिए या इन गाइडलाइंस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके ये प्रिंसिपल्स बन पाते हैं। जैसे पहले फिक्स किया था कि क्वारंटाइन 14 डेज़ का होगा और अगर सिम्टम्स हैं तो तुरंत जो है ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। स्लोली स्लोली ऑब्जर्व करके ये पता लगा कि जो ये सिम्टम्स हैं ये कई लोगों में 14 डेज तक भी दिखाई नहीं देते हैं। और एक्सपेरिमेंट कैसे किया इसके ऊपर कि बहुत सारे जो वायरसेस के अदर वायरसेस के मेडिसिन थे, उन मेडिसिन को एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर हमें कुछ नई चीज़ों के बारे में पता लगा, जैसे प्लाज्मा थेरेपी या इम्यूनिटी बूस्टर किया जाएगा तो उस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दे दी कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो आप इम्यूनिटी को बढ़ाएं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पिएं, योगा करें या एक्सरसाइजेस करें। और इन सारी चीज़ों को वो कह रहे थे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस होती हैं ये गाइडलाइंस साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है कि कुछ फिक्स कर दिया गया, कुछ गाइडलाइंस जो है फिक्स कर दी गई हैं। और आर्ट किस तरीके से है कि ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे तैयार की जाती है, यानी कि नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसमें। तो पढ़ते हैं इसके आगे की चीज़ों को हम। तो इसमें हमने देखा कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और फिर उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो बन के तैयार हो पाते हैं। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को मैनेजमेंट के फंक्शंस जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और इन सारे फंक्शंस में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। तो चलते हैं इसके कुछ पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इसमें हम। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बताते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर को। तो पहला इसमें पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या बताता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक दो लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं या एक दो लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन और बहुत सारे लोगों का जो एक्सपेरिमेंट किया है, तो उन सारी चीज़ों से फिर ये प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है।
फिर चाहे वो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्मॉल, लार्ज, पब्लिक, प्राइवेट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, हर जगह पे ये अप्लाई होता है। और अगर कहीं पे थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, हालांकि प्रिंसिपल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस होता है कि ये कितना फॉलो किया जाएगा। जैसे अगर एक प्रिंसिपल बनाया गया है डिवीजन ऑफ वर्क, किसी भी काम के लिए जो लोग हैं वो डिवाइड किए जाएंगे। अगर कोई बड़ा काम है तो बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में किया जाएगा तो जल्दी पूरा हो सकता है। तो ये नेचर और स्केल ऑफ ऑपरेशन पे जो होता है, ये थोड़ा सा इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक डेयरी फार्म है और उसका नेचर है कि वो जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन करती है। दूसरी तरफ अगर हम स्कूल देखें तो स्कूल का नेचर क्या है कि वो स्टूडेंट्स को एजुकेशन इम्पार्ट करती है। तो इस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर है वो अलग अलग होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम कितने बड़े लेवल पे उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ये डिवीजन ऑफ वर्क है वो अलग अलग हो जाता है। कैसे होता है अलग अलग? जैसे अगर हम प्रोडक्शन कर रही हैं, जैसे अगर कोई डेयरी फार्म है तो डेयरी फार्म जो है अगर बड़ी है तो वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, छोटी है तो वहाँ प्रोडक्शन कम होगा। बड़ी है तो हमें उतने ही ज़्यादा लोग चाहिए उस प्रोडक्शन को करने के लिए, और छोटी है तो वहाँ पे उतने ही कम लोग चाहिए हम प्रोडक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से जैसे स्कूल है तो स्कूल का नेचर अलग है। स्कूल का नेचर है नॉलेज इम्पार्ट करना बच्चों को। तो वहाँ पे जो वर्क होगा नेचर के अकॉर्डिंग जो है डिवीजन ऑफ वर्क बदल गया। जैसे डेयरी फार्म में क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो वर्क था वो क्या था, कलेक्शन करना मिल्क का या फिर मशीनरी से मिल्क को प्रोड्यूस करना। और वहीं स्कूल का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो बदल गया। वहाँ पे जो वर्क है वो उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है स्कूल्स के अंदर में। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स जो हैं हर जगह पे लागू होते हैं। सेकंड है हमारा पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस। तो जनरल गाइडलाइंस को अगर हम देखें तो प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। बट इन रियलिटी समटाइम सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो जनरल गाइडलाइंस काम आती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर कहीं पे कोई डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दो डिपार्टमेंट हैं, एक हम मान लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है और दूसरी तरफ एक सेल्स डिपार्टमेंट है, या हो सकता है एक जगह पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स होंगे और ये सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होंगे। अगर उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हैं और जिसकी वजह से जो है एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, तो वहाँ पे जो ये प्रिंसिपल है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए सोचना है, तो वो काम आएगा। और इससे जो कॉन्फ्लिक्ट होगी वो उनका अपना मैटर है और वो अपने मैटर को ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में उसमें मतलब खराबी नहीं लाएंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट होगा वो आएगा उसमें। फिर आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रिंसिपल्स बनते हैं ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और बहुत सारी जो एक्सपेरिमेंट हैं उससे बनते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको इसका दूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स हैं जो वर्कर जो है अपने काम को टाइम पे करें, डिसिप्लिन तरीके से करें। अगर जैसे ये एक प्रिंसिपल हमने बना दिया है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन जो काम लोग कर रहे थे उस काम में जो रिजल्ट था वो नहीं आ रहा था। तो रिजल्ट नहीं आ रहा था तो अब जरूरी था कि चेक करना कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि हमने वहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस थी उसको ठीक कर दिया, और वर्किंग कंडीशन ठीक करने से इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट है वो अच्छे आने लगे। जैसे हो सकता है कि किसी जगह पर जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। जैसे वहाँ पे गर्मियों के टाइम पे अच्छे फ़ैन नहीं चल रहे हैं और अच्छी इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा है, और उनको हो सकता है कि रिसेस का टाइम नहीं दिया जा रहा है, खाने पीने का टाइम बीच में नहीं दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो
एम्प्लॉयज़ हैं वो उतना अच्छा वर्क नहीं दे पाएंगे अपना, जितना अगर उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और टाइम टू टाइम जो है उनको रिसेस का टाइम दिया जाएगा, उनको चाय पीने का टाइम दिया जाएगा, तो वो अपना काम अच्छी तरीके से करेंगे। तो यही है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते हैं। रिजिड का मतलब है फिक्स नहीं हो जाते हैं कि यही करना है। मैनेजर्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना, जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। और इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, जैसे अगर कोई एक फैक्ट्री है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई एक फैक्ट्री आती है और वो जो फैक्ट्री है वहाँ पे आग लग जाती है। तो अब वहाँ पे आग लगती है तो हम ये फिक्स कर रखा है कि हमने कि जो भी बड़ा डिसीजन होगा वो हमारे हेड की तरफ से ही आएगा, और हम वेट करते रहें कि अब हेड की तरफ से बोला जाएगा कि हम बाहर निकल जाओ, फैक्ट्री के अंदर में सब लोग मर जाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ हेड से ही हमें कमांड्स लेनी है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। और अगर यहाँ पे मैनेजर डिसीजन ले लेता है और मैनेजर डिसीजन लेने के बाद सारे के सारे जो एम्प्लॉई हैं फैक्ट्री के अंदर में उनको कहता है कि आप बाहर निकल जाओ और एक सेफ जगह पे चले जाओ, तो इससे क्या होगा, सभी लोग बच जाएंगे। और इस चीज को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि एक जगह से कमांड नहीं आ रही, कमांड को जो है वो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई भी डिसीजन को ले सकता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, मेनली बिहेवियरियल। प्रिंसिपल हेल्प करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को बनाने में या समझाने में। यानी कि जो ह्यूमन है और जो मटेरियल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इन दोनों के बीच में एक सही रिलेशन होना चाहिए, तभी जाके जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि हमने टारगेट बना लिया कि जो है इतना, जैसे डेयरी फार्म है उसने टारगेट बना लिया कि 1000 लीटर जो मिल्क है उन्हें एक दिन के अंदर में प्रोड्यूस करना है। अब उन्हें टारगेट तो बना लिया, लेकिन जो लोग चाहिए उसके लिए, जो मटेरियल चाहिए उसके लिए, वो उसके बीच में उन्होंने किसी भी तरह का नहीं समझा, उसकी बात उनको समझ में नहीं आई। तो इससे क्या होगा कि जो हमने टारगेट सेट किया वो कभी अचीव ही नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिहेवियरियल होते हैं। यानी कि आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा आप सोचते हो, अगर आपने उतने ही लोग को रख लिया और उतना मटेरियल आपके पास है, उतनी मशीन्स आपके पास हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं मेनली बिहेवियरियल। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल हो सकता है कि एक गिवन सिचुएशन को सॉल्व कर ले। हो सकता है कि वो सिचुएशन में एज इट इज जैसे प्रिंसिपल बनाया था हम उसी की तरफ चलते हैं, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। बट अगर हमने पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिहेवियरियल होते हैं। यानी कि हो सकता है कि जो सिचुएशंस हो रियल लाइफ में वो प्रिंसिपल में पढ़ी हुई जो चीज़ें हैं उससे बहुत ज़्यादा अलग हो सकती हैं। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें सिचुएशन को समझने में और उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है इसकी एक नॉलेज हमको दे देते हैं। तो फिर किसी भी तरह की सिचुएशन हो तो हम उसको टैकल कर सकते हैं। हालांकि बिल्कुल उससे वो पढ़ने के बाद आप बिल्कुल सॉल्व कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी एक समझ बन जाती है और आप उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से टैकल कर लेते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को चेंज कर लेना। यानी कि जैसे जैसे कंडीशन सिचुएशंस बदलती हैं आप भी जो है अपने आप को जो है बदल ले रहे हो। जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, आज का जो टाइम है उस टाइम में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर एक बिजनेस फर्म ने ये फिक्स कर लिया है कि हमने जो जैसे हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ये कंप्यूटर हमारे लाइफ टाइम तक काम आएंगे और हम इसको नहीं बदलेंगे, इन्होंने फिक्स कर दिया अपनी ये बात।
तो फिर कहीं ना कहीं वो जो फर्म है वो कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी पीछे रह जाएगी। इसीलिए जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेना, यही जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये हमें सिखाता है कि आपको जो है अपने कंडीशन सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को जो है चेंज कर लेना है। ये जो नीचे एक ब्लू कलर से यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है डॉक्टर किरण मजूमदार शो का, इसको जरूर पढ़ लेना, तो आपको बहुत सारी बातें इसको पढ़ने के बाद आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है यूजफुल या सेटिस्फैक्शन, वो कितना आपको सेटिस्फाई कर रहा है या वो आपके लिए कितना यूजफुल हैंडफुल है, इसको सिग्निफिकेंस कहा जाता है। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो कितने हेल्पफुल हैं और हमें कितना सेटिस्फाई करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को वेरियस सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है उसके बारे में एक गाइडलाइंस दे देते हैं, एक समझ दे देते हैं कि आप उन सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को इंडिविजुअली, अगर इंडिविजुअली बात करें तो जैसे आप और मैं जो पर्सनल हैं वो इंडिविजुअली होगा, और एज अ ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय, और जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो हम इंडिविजुअल नहीं रहते, फिर हम उस ऑर्गेनाइजेशन के हो जाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते हैं। दोनों तरह से वो मैनेजर को स्किलफुल बनाता है, एक अच्छा डिसीजन लेने वाला बनाता है, या फिर उनको बनने में मदद करता है। तो इस तरीके से जो प्रिंसिपल है काफ़ी यूज़फुल है, अगर जो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स को तो वो प्रिंसिपल्स उनको अच्छा डिसीजन मेकर और अच्छा स्किलफुल पर्सन बनाता है। तो अब कुछ इनके पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट बताता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। तो इसको बात करते हैं, प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को कैसे रियल लाइफ सिचुएशन टैकल करना है उसके बारे में नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और जो पास्ट में मिस्टेक्स अगर की हैं किसी मैनेजर्स ने, तो वो मैनेजर दोबारा उसको रिपीट ना करे और उस सिचुएशन को कैसे फास्टली टैकल करना है इसकी एक समझ उनको जो है दे देते हैं। और इस तरीके से मैनेजर जो होता है काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। एफिशिएंट का मतलब है काफ़ी अच्छा हो जाता है, वो फिर ज़्यादा गलतियां नहीं करता है और वो काफ़ी अच्छा बन जाता है इस सिचुएशन को हैंडल करते करते। सेकंड आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहले मैं बता दूं आपको ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम, और जो लिखा है यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तभी आएगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम कर रहे हैं वहाँ पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो भी आप करना चाहते हैं वो बहुत जल्दी आप उसको कर पाते हैं। तो वो तभी हो पाता है जब आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का करते हैं। ऑप्टिमम का मतलब मैंने जैसे बताया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट, इसको भी ऑप्टिमम कह सकते हैं हम। यानी कि आप किसी चीज़ का, किसी रिसोर्सेज का इतना अच्छा यूज़ कर रहे हैं कि उस रिसोर्स की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हो रही है और वो रिसोर्स को आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं और वो आपको बहुत सारा बेनिफिट दे रहा है। इसी को ऑप्टिमम कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में हम जानते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, तो ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में भी रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को पहले से ही आने वाली डिफ़िकल्ट सिचुएशन और उनका सॉल्यूशन पता करने में उनकी मदद करते हैं। वो जान जाते हैं क्योंकि उन्होंने इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया होता है, इन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं,
तो वो आने वाली सिचुएशन यानी प्लानिंग कर लेते हैं पहले ही कि क्या आगे हमारे पास कंडीशंस होंगी, सिचुएशंस होंगी, और उन सिचुएशन और कंडीशंस में हमें कैसे एक्ट करना है। यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो समझ जाते हैं, और इस वजह से जो है आने वाली जो डिफिकल्ट कंडीशंस हैं उनके समझ के उनको टैकल करना भी जान जाते हैं। तो यही है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जब वो आने वाली सिचुएशन कंडीशंस को समझ जा रहे हैं पहले ही और उसको कैसे टैकल करना है ये समझ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट देंगे, और उन रिसोर्सेज को मिनिमम कॉस्ट होगी। मिनिमम कॉस्ट का मतलब वेस्टेज नहीं होगा बिल्कुल रिसोर्सेज का। अगर रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, उनका पूरी तरीके से यूज़ होगा, तो वो हमको मैक्सिमम बेनिफिट देने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है हमारा इसका साइंटिफिक डिसीजंस। तो साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स कभी भी ब्लाइंड फेथ से नहीं बनाए जाते हैं। यानी जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, काफ़ी सुपरस्टिशियस होते हैं, और उन्होंने अगर किसी चीज़ को देखा होता है तो वो मानते हैं कि वो चीज़ सही है, और वो सबको मनवाना चाहते हैं कि वो चीज़ सही है, चाहे वो चीज़ साइंटिफिकली बिल्कुल रॉन्ग हो। साइंटिफिकली का मतलब होता है कि लॉजिकल। साइंटिफिक का मतलब हम लॉजिकल कह सकते हैं। जिस चीज़ में लॉजिक नहीं है वो सब सुपरस्टिशियस है। तो जो प्रिंसिपल्स अगर कभी बनते हैं तो ब्लाइंड फेथ पे नहीं बनते हैं। उनको उनको काफ़ी रिसर्च किया जाता है, उनको लॉजिकल तरीके से बनाया जाता है, ताकि उनका इवेल्युएशन हो पाए। इवेल्युएशन का मतलब है कि जो भी प्रिंसिपल हमने बनाया है हम चेक कर पाएँ कि उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। क्योंकि सुपरस्टिशियस में क्या होता है कि हो सकता है किसी के लिए वो हो रहा हो, या हो सकता है किसी के लिए ना हो रहा हो, लेकिन प्रिंसिपल ऐसा होगा, वो साइंटिफिक होगा। जो मेरे लिए हो रहा होगा वो दूसरे के लिए भी हो रहा होगा। और इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे जो एम्प्लॉयज़ का जो सिलेक्शन है, यानी कि अगर हम जब उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लेते हैं, या जब हम एम्प्लॉयज़ की जजमेंट करते हैं कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, अगर वो सारी जजमेंट मेरिट के बेस पे हो, उनकी स्किल्स के बेस पे हो, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे हो, और भी जो बहुत सारी स्किल्स होती हैं उन सारी स्किल्स के बेस पे अगर होता है, तो जितने लोग भी उस सिलेक्शन में आए होते हैं वो सब जो है इससे सेटिस्फाइड रहते हैं कि जो प्रोसेस वहाँ पे यूज़ किया गया था वो प्रोसेस बिल्कुल ही सही था। लेकिन अगर हम देखें आज के टाइम पे तो जो नेपोटिज्म है, इसके बारे में काफ़ी आजकल न्यूज़ में आ रहा है। तो जो नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म का मतलब होता है कि जो डिज़र्विंग पर्सन है, हम डिज़र्विंग पर्सन को नहीं लेते हैं, और जो अनडिज़र्विंग होता है या फिर जो बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं होता है उसको जो है जगह मिल जाती है। तो आजकल बॉलीवुड में ये सारी चीज़ें काफ़ी देखने और सुनने को मिल रही हैं, और आप सब जानते होंगे इसके बारे में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई भी सिलेक्शन हो या जजमेंट हो वो साइंटिफिक बेसिस पे हो, तो तभी सभी लोग उसको सही मानते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब हो गया कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब नेचर की बात कर रहे थे, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल चीज़ पड़ी थी। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो रिजिड नहीं है, वो फिक्स नहीं है। उनको जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो सेम वही बात यहाँ पर भी है कि जो इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को बदला जा सकता है। जैसे हमें पता है कि जो बिजनेस की जो कोर एक्टिविटीज़ हैं, अगर कोर एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताऊं मैं, तो जैसे बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कोर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना। जैसे मान लेते हैं कि पिकल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जो पिकल की मैन्युफैक्चरिंग है वो उसकी कोर एक्टिविटी है। लेकिन जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह होंगे जो उस वेयर हाउस को गार्ड कर रहे होंगे,
या फिर जो लोग वहाँ पे चाय पानी पिलाने के लिए आते हैं, वो सारे लोग जो होंगे वो कोर एक्टिविटीज़ में नहीं आते हैं, यानी कि वो अगर नहीं भी होगी तब भी जो होगा ये बिजनेस जो है कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो कोर एक्टिविटीज़ मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, और नॉन कोर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, यानी कि वो एक्टिविटीज़ का लेना देना बिजनेस में जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे कुछ भी नहीं है। हालांकि पूरी तरीके से तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो होता है कोर एक्टिविटीज़ बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि जैसे हमने प्रिंसिपल बनाया था कि जो वर्क होना चाहिए वो बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है कि जो कोर एक्टिविटीज़ है बिजनेस की वो स्पेशलाइज लोग करें, और बिजनेस उनके लिए स्पेशलाइज लोग को ही रखे। जैसे सेल्स के लिए वो जिसने एमबीए से सेल्स किया है उसको रखा जाए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए स्पेशलाइज लोगों को रखा जाए, स्पेशलाइज जो जिन्होंने डिग्री जिनके पास है उनको रखा जाए। और जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं, तो नॉन कोर एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स किया जाए। आउटसोर्स का मतलब हो गया कि बाहर से लोगों को रखा जाए उसमें, और उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाए। तो ज़्यादातर आज के जो बिजनेसेस हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, वो अपने मेन एक्टिविटीज़ के लिए उनके पास स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, और नॉन कोर एक्टिविटीज़ के लिए वो उस काम को दूसरे लोगों को दे देते हैं, तो उसको आउटसोर्सिंग कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा 11th में एक चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, तो मेरे ख्याल से सब इसके बारे में जानते होंगे। तो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि एक बिजनेस को जो एक सोसाइटी के अंदर में काम कर रहा है, तो सोसाइटी को इतना कुछ वो सोसाइटी से ले रहा है, सोसाइटी को दे रहा है, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। अब जैसे कोई इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री जहाँ पे भी स्टैब्लिश्ड है वहाँ के इन्वायरमेंट को वो डिग्रेड कर रही है कहीं ना कहीं, वहाँ का लैंड को भी खराब कर रही है, वहाँ के एयर को भी खराब कर रही है, वहाँ के प्लांट्स को भी खराब कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको ग्रो भी करे। और जिन भी लोग के लिए कोई भी इंडस्ट्री कुछ बनाती है, उनसे उनको सेल करती है, उनसे पैसा चार्ज करती है, उनको सर्विस देती है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि वो भी सोसाइटी को कुछ ना कुछ दें। तो इसके लिए क्या होता है कि जो बिजनेसेस हैं वो डोनेशंस करते हैं, वो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरीके से लोगों का भरोसा उनके ऊपर रहता है, वो अच्छे गुड्स प्रोवाइड करते हैं जो सोसाइटी के लोग को, तो इससे उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाती है। फिर हम बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट की, जो है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो जब मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है, एक ऐसी चीज बन चुकी है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में यूज हो रही है, तो क्यों ना उस पर एक डिसिप्लिन बना दिया जाए। डिसिप्लिन का मतलब है उसकी स्टडी कराई जाए, और उसकी स्टडी कराने के लिए उसकी प्रॉपर एजुकेशन जो देने के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। जैसे आईआईएम का नाम आपने सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इंडिया का टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से अगर आप एमबीए करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में और बहुत ही हाईली पेड एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो जब आप आईआईएम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च है, ये क्या बता रही है हमको कि जो मैनेजमेंट है उसको उसके ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, उसके ऊपर हमने इससे पहले वीडियो में बात करी थी कि जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, थ्योरिस्ट थ्योरी बन रही है इसके बारे में, बहुत सारे थ्योरिस्ट आ रहे हैं, जैसे एफ डब्ल्यू टेलर और जो हेनरी फ्योल हैं, मैंने बताया भी था कि इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो
इन लोगों ने कुछ अपनी थ्योरीज दे रखी हैं, और जब मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लग रहा है और हर लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, इनकी एजुकेशन हो रही है, इनके ऊपर रिसर्च हो रही है। कंटिन्यूसली बार बार देखा जा रहा है कि क्या और अच्छा हो सकता है और किस तरीके से इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। तो यही है इसका मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपने जो भी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।